बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे साथ इस लाइव इंटरव्यू सीरीज में जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम काशिफ शहजाद है। और इनके बारे में आज हम मजीद जानेंगे कि ये क्या करते हैं, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। और सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ दैट दिस इंटरव्यू सीरीज इज सपोर्टेड बाय रेहान फाउंडेशन एंड एज अ पार्ट ऑफ कनेक्टेड पाकिस्तान। तो सबसे पहले मैं सर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपनी मसरूफ ज़िंदगी में से हमारे लिए वक्त निकाला और आज हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है हमें इनवाइट किया, तो आपने हमें कीमती टाइम दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। सर इट्स एन ऑनर कि आप हमारे शो में आए। और सर सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जितने व्यूअर्स हैं आप उन तक अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो आपके बारे में मजीद जान सकें। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बबरकत नाम के साथ शुरू, जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया और मुझे उन बातों की तालीम दी जिनके बारे में मैं पहले नहीं जानता था, और मुझे जो है बोलना सिखाया, और मुझे जो है हक़ की खातिर आवाज़ बुलंद करने की जो है हिम्मत दी, और मुझे एनर्जी दी, और मुझे ब्लेस्ड लाइफ अता की। उसके लिए मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम है काशिफ शहजाद खान साहू। मेरा तल्लक जो है जनूबी पंजाब के एक पसमानदा गाँव जिसका नाम है चक नंबर 485 भी, तहसील बुरेवाला, ज़िला विहाड़ी, वहाँ से है। काम जो है वो मैं मार्बल फ्लोर पॉलिशिंग का करता हूँ। इसके अलावा जो है यूट्यूबर हूँ, सोशल वर्कर हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। ये जी मेरी एक्टिविटीज़ है। जी सर, आपने जो अपना इंट्रोडक्शन है वो हमारे व्यूअर्स तक दिया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। सर आपने बताया कि आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप यूट्यूब चैनल भी रन करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं आपके, जो आपने बताया कि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो आप अपने इलाके के लिए जो फलाही काम है वो किस तरह से सर अंजाम देते हैं? और थोड़ा सा ये भी बताइए कि आपके इलाके के मसाइल क्या हैं, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। ये सवाल जो है हमारे जो इलाका है उसके लिए ज़िंदगी मौत की जो है वो अहमियत रखता है। ये इतना इम्पोर्टेंट सवाल है कि अगर ये मसाइल हल हो जाएं तो हमारा इलाका जो है वो डेवलप हो जाएगा, जो इतना पसमानदा है। तो ये कहानी तो बड़ी लंबी है। मसाइल जो हैं मेरे इलाके के, जो हैं मेन जो कोर इश्यूज हैं, वो सड़कें नहीं हैं गांव में। हल्की सी बारिश हो जाए तो आप गुजर नहीं सकते। जनाजा जो है जनाजगाह तक नहीं ले जा सकते शहर से, क्योंकि ये 20 किलोमीटर दूर है। आप शहर नहीं जा सकते बाइक पर। और अगर बारिश ना भी हो तो इतने खड्डे हैं, इतने जंप हैं कि बाइक भी नहीं गुजर सकती, इतना प्रॉब्लम है। मतलब नंबर वन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फिर जो है पीने का साफ पानी नहीं है, ज़ेर ज़मीन पानी खराब है, ये दूसरा मसला है। फिर जो है सीवरेज सिस्टम नहीं है यहाँ, जिसकी वजह जी। से आ, और मसाइल जो हैं वो बढ़ रहे हैं कि लोगों ने यहाँ वो ट्रेडिशनल जो गड्ढे वगैरह खोदते हैं, गटर वगैरह 20 फुट 15 फुट नीचे ज़मीन में, वो खोद के तो वो गटर बनाए हुए हैं, जिससे ज़्यादा ज़ेर ज़मीन पानी और गंदा हो रहा है, क्योंकि सीवरेज सिस्टम नहीं है। नंबर ये सीवरेज सिस्टम नहीं, ये मसला है। फिर जो है जो है एजुकेशन का हालात जो है वो बड़े दगरगू हैं। एजुकेशन ब्राय नेम है, स्कूल जो है वो प्राइमरी तक हैं और उनका भी कोई खाता नहीं है। मतलब जो बच्चे और बच्चियां वहाँ से पढ़ती हैं वो अपना नाम नहीं लिख सकती, वो रीडिंग नहीं कर सकती। इवन प्राइमरी पास बच्ची अच्छी तरह से बुक रीड नहीं कर सकती, उर्दू में भी इंग्लिश में भी, ये हालत है। और पहले तो नंबर यहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं है, पहले बच्चे भेजते नहीं है स्कूलों में, और जो भेजते हैं उसका भी कोई हाल नहीं है। सेहत की सहूलियात नहीं है, ये मसाइल है हमारे इलाके। जी सर, आपने अपने मसाइल के बारे में बताया, तो आप मुझे ये बताइए जो हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ हैं हॉस्पिटल के हवाले से, थोड़ा सा उनके बारे में भी गाइड कीजिए कि वहाँ पे हेल्थ केयर के हवाले से क्या मसाइल हैं
और आपको हॉस्पिटल्स के लिए कहाँ पे जाना पड़ता है? वैसे तो बेसिक हेल्थ यूनिट जो है, जो छोटा हॉस्पिटल होता है गवर्नमेंट लेवल पर, वो तकरीबन 2-3 किलोमीटर के फासले पर अवेलेबल है। लेकिन वहाँ मतलब वो मेडिसन ही नहीं मिलती, वहाँ वो हालात ही इतने अच्छे नहीं हैं, ट्रीटमेंट ही सही नहीं होता। और जो बड़ा हॉस्पिटल है जिसे THQ कहते हैं, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, वो 20 किलोमीटर दूर है। वहाँ भी हालात तो पूरे पाकिस्तान में फिर ऐसे ही होंगे कि वहाँ भी कोई जाता ही नहीं है, कि वहाँ सही तरह ट्रीट नहीं करते, आपको बताते नहीं है सही तरह, मेडिसिन नहीं देते, बस पर्ची पे लिख के बस ऐसे ही दे देते हैं, और पता भी नहीं होता उनको कि ये क्या लिख रहे हैं। मैं अपना आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मुझे मैदे का मसला था तो मैं THQ हॉस्पिटल गया। मैंने मुकम्मल बताया कि मुझे 2 साल से ये मैदे में दर्द हो रहा है, मैंने हकीमों से दवाई ली है, मैंने इस डॉक्टर से ली है। मुझे वो सुनता रहा 2-3 मिनट और उसने मुझे ओमिप्राजोल लिख के दे दिया। मैंने उसको बताया ही था मैंने ओमिप्राजोल लिया। वो इतना, जो मेरा मसला 2 साल से ओमिप्राजोल से नहीं ठीक हुआ, वो अब कैसे हो जाएगा। मैंने वो पर्ची फाड़ के फेंक दी, फिर मैं प्राइवेट हॉस्पिटल चला गया। तो मतलब मेरा दिन भी पूरा जाया हो गया। ये तो एक कहानी मेरे साथ हुई है, तो ऐसे पता नहीं कितने लोगों के साथ होता होगा। और एक बार एक लड़के को बिजली लगी थी, तो उन्होंने जो है वो उसे एडमिट ही नहीं कर रहे थे। वो मजबूरन, जब वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में था, जल्दी से उसे जो है प्राइवेट हॉस्पिटल लाया गया। तो ये हालत है। मगर अगर सहूलियत हो, THQ जो है वो आपकी तहसील का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो उसको तो ऐसे लेवल पे होना चाहिए कि वहाँ मुकम्मल सही तरह ट्रीटमेंट हो जाए। वो तहसील में कितने गांव होते हैं जिनको उसने फैसिलिटेट करना होता है, और इसलिए 5-5 लाख तनख्वाहें हैं और इतना गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है। पहले नंबर तो सहूलियत पहले ही काम है। ये डॉक्टर्स का बिहेवियर ही ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मसाइल बढ़ते हैं। चलो कुछ तो मेडिसिन नहीं है, कुछ हालात नहीं है, लेकिन जो चीजें मौजूद हैं वो भी नहीं वो देते। करप्शन ने इतना हमें तबाह कर दिया हमारे मुल्क को। जी सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और सर, इसके साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपने बताया कि एजुकेशन के हवाले से वहाँ पे स्कूल्स के जो हैं वो हालात बहुत बुरे हैं। तो मुझे ये बताइए कि आप ने जो अपनी जो तालीम है, आपने ग्रेजुएशन तक हासिल की, तो आपने कहाँ से वो तालीम हासिल की? और जो इस इलाके के नौजवान हैं, उन्हें कहाँ पे, ये क्या लाहौर रुख करना पड़ता है यूनिवर्सिटीज के लिए? और यूनिवर्सिटीज के हवाले से वहाँ पे क्या वसाइल मौजूद हैं? जी, यूनिवर्सिटी के वसाइल मौजूद हैं, बेहतर जो है वो इदारे मौजूद हैं, लेकिन मैं प्राइमरी लेवल जो आपकी बेसिक तालीम है उसकी बुनियाद ही ठीक नहीं है यहाँ। मैं भी इधर ही से पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने ब्लेस किया, मुझे अल्लाह ताला ने इल्म अता कर दिया। उसमें मेरे स्कूल का, मेरे साथी का कोई इतना किरदार नहीं है को खास। मतलब मुझे भी कुछ नहीं आता था। हम भी सारा दिन स्कूल में बैठ के, प्राइमरी में, गांव का जो स्कूल है मेरे का, सारा दिन खेलते रहते थे। कोई हमें नहीं कहता था आप पढ़ लें। सारा दिन वो एक हम तो जमीन पे बैठते थे, कोई चेयर्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था, सारा दिन खेलते रहते खेलते रहते। टीचर आता ही नहीं था। मतलब 2-3 क्लासेस तक तो मैंने 2 मिनट देखा होगा, 5 मिनट देखा होगा। वो जाके अलग से गप्पे लगा रहे हैं, हम लड़ाइयाँ कर रहे हैं। वो तख्तियां होती थी हमारे दौर में, तो निजाम ही अजीब से थे, स्लेट स्लेटी और तख्तियां। वो लड़ा रहे हैं, कोई एक दूसरे को घुसन्ने मुक्के मार रहा है, कोई वो हम जो यूरिया खाद वाले वो थैले होते थे वो लेके जाते थे उनके, वो हम वो रस्सियां सी निकाल के हम वो उसका एक रस्सा सा बना लेते थे। वो एक रस्सी छोटी सी मैंने बना ली, एक मेरे साथी ने बना ली। उसको आपस में लड़ा रहे हैं, दवाते लड़ा रहे हैं, उसमें उंगलियां हमारी जख्मी हो जाती थी। हमारे तो ये काम होते थे। स्कूल तो हमारे लिए खेलने की जगह थी, ना कि पढ़ने की। तो हम तो वहाँ खेलते रहते थे। तो ये हालत थी। और लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने पढ़ाना था, बस शऊर अता करना था, उसने कर दिया। और इसमें ये कोई किरदार नहीं है कि मेरा किसी स्कूल का किरदार है, टीचर का। और जो है 20 किलोमीटर के फासले पर जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मौजूद है। मतलब आप MA तक वहाँ पढ़ सकते हैं। 200 किलोमीटर पर पंजाब की अच्छी यूनिवर्सिटी मौजूद है, बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी। मैंने पढ़ना चाहें तो वहाँ तो मैं भी यूनिवर्सिटी लेवल में तो एजुकेशन ठीक होगी। कॉलेज में भी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कॉलेज में तो मेरा कसूर है। मैं तो वहाँ क्लासेस बंक करता था, मैं वहाँ सारा दिन प्लॉट में बैठा रहता था। इतना कोई खास पढ़ने लिखने का शौक नहीं था। मतलब एजुकेशन का हालात जो है, वो मेरा तो ऐसे पतला ही था। वैसे इंग्लिश वगैरह अच्छी आती थी, तो वहाँ तो मैंने बस नॉर्मली जो पढ़ा। तो बेसिक की मैं बात कर रहा था कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, बेसिक एजुकेशन ठीक नहीं है प्राइमरी लेवल तक। अगर वो बेहतर हो जाए, बुनियाद बेहतर हो जाए, तो काफी हद तक बेहतरी आ सकती है।
जी सर, आप मुझे ये भी बताइए कि आपने बताया कि आप ग्रेजुएशन तक तालीम हासिल कर चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आप आगे तालीम हासिल क्यों नहीं कर सके? और इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए कि आपका क्या उस फ़ील्ड में इंटरेस्ट था आगे पढ़ने के लिए? और इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। जबरदस्त, गुड क्वेश्चन है आपका। ये आपने चलो काफी हद तक बेहतर सवाल किया है। मुझे इतना शौक तो नहीं था पहले तो, लेकिन जब मैंने बीए में हिस्ट्री रखी, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, तो मुझे शौक लग गया पढ़ने का ना। मैं उसमें काफी रिसर्च करना शुरू हो गया। अच्छा टॉपिक था, मतलब मेरे शौक का वो सब्जेक्ट था। अब जब वो हिस्ट्री में पढ़ रहा था, मैंने इतना डीप चला गया उसमें, मुझे वो अच्छी लगने शुरू हो गई। मैंने इस्लाम पर रिसर्च जो है वो शुरू करना चाहा कि मैं जो है वो इसमें ना पीएचडी हिस्ट्री कर लूंगा इस्लाम में ना। तो अब मुझे था कि मैंने पढ़ना है आगे ना। मैंने सोचा कि मैं एमए हिस्ट्री करूंगा, एमए हिस्ट्री के बाद जो है मैं वो पीएचडी कर लूंगा हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में। और हुआ ये कि एक्सपेंसेस काफ़ी थे, इतने अमीर नहीं थे हम। लोअर मिडिल या मिडिल क्लास फैमिली कह लें। वाले साहब मजदूरी करते थे, वो उनके बस घर के ही अखराजात पूरे होते थे। और मुझे वो हर बंदे की इंटेंशन, तरीका, थिंकिंग पैटर्न मुख्तलिफ होता है। अब वो उनकी सोच है, मैं उनको गलत नहीं कहता, कोई मसला नहीं है। वो मुझे, वालद साहब ने मुझे बोझ समझना शुरू कर दिया कि रोजाना 150-200 लेके जाता है। ये 2006-7 की बातें हैं। तो कमाता है कुछ नहीं, 1 रुपया भी, तो मेरा खर्चा ही करवाए रखता है। रक्षों पे आता है। तो वो मुझे इसलिए भी डांटते थे कि आप किसी के साथ क्यों नहीं आ जाते, किसी बाइक वाले के साथ आप रक्षे पे आते हैं स्पेशली, क्या हम इतने अमीर कबीर हैं? तो अब मैंने फिर ना उससे चिढ़ना शुरू कर दिया, या मैंने कतराना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि फीसेस मांगता था, तो फीसें बड़ी मुश्किल ही देते थे, बड़े दिन दिन गुजर जाते थे। जब एंड डेट पहुंची थी, मैंने कहा मेरा खत्म होने वाला है, डेट एंड पहुंच गई है, मेरा साल जाया हो जाएगा। तो इतनी, जब वो मैं हालात देख रहा था, मैंने कहा मुझे छोड़ना ही चाहिए इस मुसीबत से, ना सर होगा ना वो मुझे सरदर्दी बनेगी। जब वो मांगता था तो वो मुझे ऐसे देते थे जैसे कोई भीख दे रहे हैं, या जैसे मुझ पर कोई एहसान कर रहे हैं, या पता नहीं अजीब सा ट्रीट करना शुरू हो गए थे मुझे ना। मुझे मतलब बहुत बड़ा बर्डन उन्होंने समझना शुरू कर दिया। तो मैंने समझा कि मुझे डिसकंटिन्यू करना चाहिए, बस जरूरत नहीं है पढ़ने की, बस मुझे पढ़ना आ गया है, लिखना पढ़ना आ गया, ये मेरे लिए ब्लेसिंग है। और सबसे ब्लेसिंग है कि मुझे इंग्लिश रीड करना आ गई और इंग्लिश की समझ आ गई है, तो ये और काफी हो गया। अब मैंने क्या करना है, बस इल्म जिसे कहते हैं वो मेरे पास मुकम्मल हो गया, मतलब लिखाई पढ़ाई आ गई है, तो ये मेरे लिए तो बड़ा ब्लेसिंग है। अब मैंने क्या करना है पीएचडी करके। और ये मेरी तो कॉलेज की फीसें जो है 1500, 2000, 2500 का सेशन है, जो 3500 का होगा, मे भी इतने तक ही होता था हमारा साल का। ये फीस वो नहीं देते मुझे। तो वह यूनिवर्सिटी में 50,000, लाख, 2 लाख, 2.5 लाख और हॉस्टल फीस। और ये इतना, मतलब 2 साल करूंगा तो एमए तक अगर यूनिवर्सिटी में जाके करूं, तो शायद मैंने अंदाजा लगाया भी शायद 5-6 लाख रुपया लग जाए 2 साल में, या 7 लाख। तो मैंने कहा ये पूरे सेशन का जो मेरा बना है 4-5 हजार, वो नहीं दिया तो 5 लाख कौन देगा? तो मैंने कहा वहां जलील होता फिरूंगा, और फीसेज नहीं होंगी और डिस्टर्ब होऊंगा, खर्चे पूरे नहीं होने। तो बस डिसकंटिन्यू कर दिया, ये वजह बनी। जी, तो सर अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आप मुझे ये बताइए सर कि आपके बारे में एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये है कि आप शादियाँ करना चाहते हैं। हर मुल्क में जो है, वो आप एक शादी ज़रूर करना चाहते हैं। तो इसके बारे जी में हमारे बिल्कुल। व्यूअर्स को भी बताइए कि ये जो सारी कहानी है, इसके पीछे आपका जो ये सारा जो आपने ज़हन बनाया, ये कैसे बनाया? और इतनी सारी शादियाँ करके और हर मुल्क में एक शादी आप करना चाहते हैं, इसके बारे में बताइए सर। जबरदस्त जी, ये बड़ा गुड क्वेश्चन है माशाल्लाह। आपके सवालात सारे ही कमाल है माशाल्लाह। तो ये इसके पीछे जो है, ये कैसे आइडिया आया, या ये कैसे हुआ, या क्या है ये? तो ये तो एक बड़ा ही रैंडम आइडिया है। मतलब शायद किसी दिन तन्हाई में अकेला बैठा था एक दिन, पता नहीं कहाँ दिमाग कहाँ से कहाँ चल रहा होता है, पता नहीं कैसे ये आइडिया आ गया कि यार
किसी तरह पता चला था कि जो यूनाइटेड नेशन के पास रिकग्नाइज कंट्रीज हैं वो 194 हैं, जिनको तस्लीम किया है अक़वाम मुत्तहिदा ने। वैसे तो आई थिंक 205 है। तो फिर सोचा कि ये इसका मतलब है 194 अक़वाम मौजूद है, मतलब 194 नस्लें मौजूद हैं, 194 नेशंस मौजूद हैं, जैसे पाकिस्तानी नेशन, श्रीलंकन नेशन, इंडियन नेशन, यूएस नेशन। तो मैंने कहा अल्लाह ताला ने इसका मतलब है, मुझे तकरीबन इतना इन्फॉर्मेशन तो पहुंच चुक गई, इससे भी ज़्यादा नस्लें मौजूद होंगी दुनिया में शायद, लेकिन ये तो सर्टिफाइड हो गया, 194 नस्लें तो मौजूद है। वो ऐसे सर्टिफाइड हो गया, बैठे बैठे आइडिया, दिमाग को तो एक हिंट मिल जाए तो वो उसको फौरन उस पर काम करना शुरू कर देता है। वो खुद ही क्वेश्चन बनाता है, खुद ही आंसर ढूंढता है, काम करता ही जाता है। जैसे मैंने देखा कि 194 नस्लें कैसे होंगी। मैंने देखा कि जैसे जो है वो कोरियन, वो पाकिस्तानियों से नहीं मिलते। तो अब तो कंफर्म हो गया कि मतलब जो है वो अलग नस्लें हैं। वो एक कोरियन अलग नस्ल है, पाकिस्तानी एक अलग नस्ल है, बंगाली एक अलग नस्ल है। तो फिर देखा कि जर्मनी वाले जो है वो इंग्लैंड वालों से नहीं मिलते, और यूएस वाले जो है वो रशिया वालों से नहीं मिलते। तो वो मतलब हो गया, मुझे वो कंफर्म हो गया कि 194 नस्लें तो कंफर्म हैं, जैसे अफ्रीकन है, सो ऑन सो ऑन। तो मैंने कहा कि इस हर मुल्क में जो है ना वो एक शादी करनी चाहिए, ताकि जो है हम 194 जो है वो नस्लों से इंटरेक्ट कर सकें कि अल्लाह ताला ने कैसे इंसान, कैसी मखलूक़ात पैदा की है, कैसी नस्लें जो हैं वो पैदा की हैं। उनका बॉडी स्ट्रक्चर हमसे मुख्तलिफ है, हर इंसान का ना। तो जो है थिंकिंग पैटर्न हमसे मुख्तलिफ है, हर कंट्री का। अफ्रीका हालांकि बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे नाइजीरिया, हालांकि वो अफ्रीकी सारे काले हैं, नाइजीरिया हो, केनिया हो, सूडान हो, लेकिन आप इनका फ़र्क देखेंगे तीनों मुल्कों में ना। नाइजीरिया के लोगों से इंटरेक्ट करेंगे वो और तरह के अफ्रीकन होंगे, कीनिया वालों से करेंगे वो और तरह के होंगे, सूडान वालों से करेंगे वो और तरह के होंगे। इस तरह जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं या एशियन हैं, और एशिया में बहुत बड़ा आ गया वो आपका मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया, ये सारा हमारा इंडिया, पाकिस्तान। तो मैंने कहा इसका मतलब हमें सीखने को काफ़ी सारा इनसे मिल सकता है मटेरियल। उनकी तरबियत हमसे अलग हुई है, उनका सोचने का अंदाज़ हमसे मुख्तलिफ है, उनकी एजुकेशन हमसे मुख्तलिफ है, उनका लाइफ़स्टाइल जो है हमसे मुख्तलिफ है, और उनका खुराक हमसे मुख्तलिफ है। तो ये चीज़ें एक जो है बड़ा रिच एक्सपीरियंस होगा, और मैं एक सुपर ह्यूमन बीइंग बीइंग जो है वो बन जाऊँगा अगर मैं ये कर लूँ। तो मेरे पास ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास इल्म नहीं है, मुझे मेरा कोई ख़ास मुताला की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, कोई ख़ास दुनिया घूमने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। मतलब शायद अगर ये एक्सपेरिमेंट कोई एक बंदा कर ले, शायद पता नहीं किसी ने किया या नहीं किया, तो उसका मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकेगा। जितना दिमाग उसका एक्सपैंड हो जाएगा ना, मेरा नहीं ख्याल कि कोई वो सुपर ह्यूमन बीइंग से भी ऊपर चला जाएगा वो बंदा जो 195 जिसकी बीवियाँ होंगी। तो मतलब अजीब-सा ये एक एक्सपीरियंस होगा। समझ से जो है वो हम इसे लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते कि इसके कितने असरात होंगे। इसमें आपकी वेल्थ बढ़ सकती है, आपके ख़यालात जो हैं वो मुख्तलिफ हो जाएँगे। अब हमें जो जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, हमें ये समझाया जाता है ये ना करो, वो ना करो, यहाँ से डरो, लोगों से डरो, ये बाल बड़े रख लिए हैं तो लोग ये प्रॉब्लम करेंगे, ये आप तो लड़की लग रहे हैं, लोग आपको नामर्द समझना शुरू कर देंगे, वो हो जाता है, ये हो जाता है, मर्द को मूछें रखनी चाहिए, मर्द की मूछें नहीं होनी चाहिए, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हमें ये मिली हैं चीज़ें जो है वर्षा में। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि हमारी तरह के मसाइल दूसरे कंट्रीज़ में भी होंगे, कि वहाँ आपने बाल रख लिए तो कोई प्रॉब्लम हो गया है, क्लीन शेव कर दिया तो कोई मसला हो गया है, दाढ़ी नहीं रखी तो कोई मसला बन गया है। तो या शलवार कमीज पहन लिए तो और प्रॉब्लम हो गया, पैंट शर्ट पहनी है तो फिर आप काफर हो गए हैं, या पता नहीं आप कहाँ चले गए हैं, क्या मसला बन गया है, कोई इस्लाम जो है वो उसको भी बड़ा खतरा लाहक हो गया आपकी पैंट शर्ट से और आपकी क्लीन शेव से। तो ये हमें मुख्तलफ चीज़ें जो है वो तरबियत से मिली हैं, माशरे से मिली हैं, तो इनसे आज़ाद हो जाएंगे हम। इनसे हम जो हैं वो आज़ाद हो जाएँगे कि हमें इस तरह के मसाइल नहीं होंगे। एक आज़ाद सोच इंसान जो है वो सही तरह प्रोग्रेस करेगा, वो उसका विज़न जो है वो क्लियर होगा,
उसको आप समझो एक मसला रखेंगे किसी के सामने, 194 लोगों के पास एक मसला रखेंगे, तो वो हर बंदा उसको मुख्तलिफ तरीके से उसका सॉल्यूशन बता रहा होगा, क्योंकि उनका विजन अलग है, उनका थिंकिंग पैटर्न अलग है, क्योंकि एजुकेशन की बेसिस पे, तरबियत की बेसिस पे और आपका जो सराउंडिंग्स है उसकी बेसिस पे आप किसी आपके अपने इल्म के मुताबिक आप उसका हल बताते हैं। तो आप कोई मसला रख दें उनके सामने कि हमें ये मसला पेश आ रहा है, इसका कोई हल बताएं, तो 194 हल वो आपको बताएंगे और मुख्तलिफ एंगल से वो कहेंगे इसको इस तरह सॉर्ट आउट किया जा सकता है, इसको इस तरह सॉर्ट आउट किया जा सकता है, आप ये स्ट्रेटेजी अपना लें, आप ये कर लें। तो ये एक यूनिवर्सिटी से भी ऊपर चली जाएंगी चीजें, यूनिवर्सिटी में सिलेबस तो आउटडेटेड है। तो देखते हैं ना, जमाना सबसे बड़ा उस्ताद होता है ना कि बुक्स वगैरह और ये चीजें। तो वो जो है लोग वो आपको ज्यादा सिखा देंगे, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं रह जाएगी, कोई स्किल्स इंप्रूव करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। अगर वो बिजनेस करेंगे, आप कोई एक बिजनेस स्टार्ट कर देंगे तो उनको अगर 10 लोगों को या 20 को कहेंगे तो वो उसको मुख्तलिफ तरीके से, मैं एक बिजनेस करूंगा तो उसको मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, आप उसी बिजनेस में अगर आप आ जाएं तो शायद आप अपने तरीके से उसे रन करना शुरू कर देंगे। तो ये मतलब हर लिहाज से आप पॉलिटिक्स में उसको कर दें, कोई फैक्ट्री में कर दें, कोई इन्वेस्टमेंट में कर दें, कुछ भी मतलब हो तो वो अमेजिंग, बड़ा ऐसा कमाल कि जो लफ्जों में बयान मुमकिन नहीं है। तो इससे जो है वो बड़ी तब्दीली आ सकती है और बड़ा अमेजिंग इंसान बना जा सकता है अगर ये हो जाए तो। बड़ा जबरदस्त है ये चीज। जी सर, आपका जो ये एक ड्रीम है, ये एक बहुत ही यूनिक ड्रीम है मैं कहूँगा। और सर आप ये भी बताइए कि अगर आपका ये ख्वाब पूरा हो जाता है तो क्या आप वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने को भी तैयार हैं, जो कि आप 194 शादियां तो करेंगे, तो क्या आप वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे बच्चों का और 194 बच्चे भी करेंगे? बच्चे तो इसमें से कितने ज्यादा पैदा हो सकते हैं, एक एक अगर दो दो तीन तीन बच्चे भी अगर एक से हो जाए तो वो 400 500 700 बच्चे हो जाएंगे। तो वो तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे तो वो शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड तो इजीली टूट जाएगा, ये तो इतना आसान है कि जिसका आप अंदाजे नहीं कर सकते। तो ये तो कोई मसला नहीं है, वर्ल्ड रिकॉर्ड तो टूटा समझो, जब 194 हो गई तो कोई मसला नहीं है। जी बिल्कुल सर। सर आप ये भी बताइए कि इस ड्रीम के लिए आप जो हैं क्या मेहनत कर रहे हैं, और इस ड्रीम को पाने के लिए अभी तक कितने लोगों ने आपसे कांटेक्ट किया, और थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। हाँ, इसमें मेहनत मेहनत तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास बिल्कुल फाइनेंस नहीं है। ठीक है, इसको मैंने छोड़ दिया है अल्लाह ताला पर। और अगर मैं अब फिर इसका हल ये मैंने निकाला है कि कोई स्पॉन्सर्ड वाइफ हो जो मतलब शादी भी करें और खुद एक्सपेंस भी खुद करें सारा उस शादी का ना, कोई इस किस्म के जो हैं वो वॉलंटियर्स हों। ज़ाहिर है हमें तकरीबन दुनिया में आई थिंक 4 अरब खवातीन की आबादी है, तकरीबन आई थिंक तकरीबन 4 अरब। तो हमें 4 अरब में से सिर्फ 194 लोग चाहिए बस। इतनी बड़ी दुनिया में 194 लोग चाहिए और वॉलंटियर क्रेजी होते हैं लोग। ऐसा तो 194 वॉलंटियर जो है ढूंढने इतना मसला नहीं है। मसलन कीनिया एक बहुत ही फॉर एग्जांपल बड़ा मुल्क है, आई थिंक उसकी आबादी का तो मुझे नहीं अंदाजा, चलो आप उसे 20-22 करोड़ ही लगाएं। अब 20-22 करोड़ अवाम में से आप चलो 10 करोड़ खवातीन लगा लें। अब 10 करोड़ खवातीन में जो है हमें एक एक क्रेजी औरत चाहिए कि जो खुद जो है वो वॉलंटियर करे कि मैं आपसे शादी करती हूँ, सारा एक्सपेंस भी मैं करूंगी, मैंने आपसे शादी करनी है। तो ये है, ऐसे जी ढूंढ रहा हूँ। हाँ, मैंने कांटेक्ट किया उस वीडियो को, मैंने वीडियोस बनाए, पेज बनाया, ये जो मैं कर सकता था जो मेरे बस में था। ये ना कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बिल्कुल ही ऐसे ही अल्लाह पे जो है छोड़ दिया है कि कोई ऐसा बन जाएगा। हाँ, जो मेरे लिए आसान था, तो मैं जो पहला स्टेप वो मैंने जल्दी जल्दी उठाया। मैं फौरन मैंने फेसबुक पेज बना दिया इस नाम से, उस पर वीडियो बना के डाल दी कि ये मेरा ड्रीम है, उसमें इंग्लिश में वीडियो डाल दी। उसको अब भी मैं अपडेट रखता हूँ, अपनी तस्वीर वगैरह उस पर डाल देता हूँ। आप अगर उस पेज को विजिट करेंगे तो वो अपडेट ही मिलेगा। अपडेट का मतलब अगर मैं उसको बना के छोड़ देता तो मैं भी लोग कहते कि ये अब शायद इंटरेस्टेड नहीं है, या ये तो 2018 से वो बंद पड़ा है।
तो वो 2021 में भी उस पे पोस्ट आ रही होगी ना, तो एक्टिव है अभी तक भी। तो अभी तक तो वैसे किसी ने राब्ता नहीं किया। हाँ, कमेंट्स रिएक्शन बहुत ज्यादा हुआ, काफी सारी लड़कियों ने कहा कि ये तो अन इस्लामिक है, 4 से ज्यादा जो है वो इजाजत नहीं है, और आप तो पता नहीं क्या हैं, और अपनी सेहत तो पहले देख लो, 194 कैसे संभालोगे। तो कुछ ये कर रही है कुछ इस तरह के कमेंट आ रही हैं। तो फिर मुझे तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या लिख रहा है, लेकिन काफी सारा लोगों ने व्यूज भी शायद 4-5 के तक या 15 के तक गए होंगे, अब मैंने उस वीडियो को चेक नहीं किए। हाँ, कमेंट्स आ रहे थे, लोग मैसेज कर रहे थे, पूछ रहे थे। इस पर इंटरव्यू तकरीबन इसी टॉपिक पे 3 से 4-5 इंटरव्यू हो चुके हैं। एक रेहान साहब ने किया था, और 2-4 और लोगों ने, एक कराची के बंदे ने किया। इस तरह काफी इंटरव्यू इस पर हो चुके हैं। एक इंडियन ने भी किया था। तो ये हुआ, और अभी तक तो जो है कोई मिली नहीं, कोई ऐसा जो मेरे तरह क्रेजी हो और वॉलंटियर जो है वाइफ बनना चाहती हो। अभी तक तो कोई किसी ने कुछ राब्ता नहीं किया। सर यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि चाइना की आबादी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, जी जी। तो आप क्या चाहते हैं कि अगर आपको सिर्फ चाइना से ही 194 जो आपकी जो ख्वाहिश है, ड्रीम है आपका, अगर वहाँ से ही खाली पूरा हो जाए, या फिर आप चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया में आप ये चीज़ जो है अपना ड्रीम वो पूरा करना चाह रहे फिर तो मकसद फौत हो जाएगा मेरे ड्रीम का ना। फिर तो मेरा मकसद जो है वो लस्ट नहीं है, मेरा मकसद जो है वो सेक्स नहीं है। फिर तो वो एक ही नेशन है। मुझे ज्यादा मतलब कसीर अज़दवाज पे यकीन नहीं रखता मैं। मतलब ये नहीं है कि मेरी ज्यादा बीवियां हों, बादशाहों की तरह 1000 बीवियां हों, जैसे बादशाहों की 1500 हरीम होती थी। वो ये कोई खास नहीं है। हाँ, फिर वो चलो कुछ ना होने से तो वो फिर भी बेहतर हो जाएगा। ये भी होता है, अगर हम जैसे दो इंसान बैठे हैं तो हमारा थिंकिंग पैटर्न मुख्तलिफ है। अगर 194 शादियां एक नेशन से भी कर ली जाए तो वो भी बड़ा फंटेस्टिक है, लेकिन वो फिर इतना मजेदार नहीं है जितना ये रिच और टेस्टफुल और बड़ा अमेजिंग है ना। उसमें तो वो बड़ा कमाल है, मतलब उनके रस्म रिवाज और इतना वो पूरा होता है। इसके पीछे कितनी कहानी और कितनी चीजें दूर से ट्रेवल कर रही होती हैं, और कहाँ कहाँ से हमारे जो अब जो हम रस्में अदा करते हैं शादी ब्याह की, वो आज की थोड़ी है, वो पता नहीं 5-6 हज़ार साल पुरानी है। और एवोल्यूट करती हैं चीजें, थोड़ा तब्दील होती जाती हैं, कुछ छोड़ते हैं, कुछ नया ऐड करते हैं। और हमारे थिंकिंग पैटर्न जो हमें अक्सर मिल रहे होते हैं अपने बड़ों से, जो उनके ख्यालात होते हैं कि जो उन्होंने अपने कोट बनाए होते हैं, वो भी कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर करके वो हमारे दिमाग में वो चीजें डाल दी जाती हैं, हमें सुनने में मिलती हैं माशरे में से। तो इसी तरह पाकिस्तान जैसा हर मुल्क, तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा, मेरे ख्याल तो बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा कि हमारे जैसा सेम ही थिंकिंग पैटर्न हो कहीं। मतलब जैसे हम हैं वैसा ही कोई और मुल्क हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। सब हमसे मुख्तलिफ होंगे, ये तो कन्फर्म बात है। हैं। जी सर, अब आखिर में हमारे प्रोग्राम का जो है वो इख्तिताम का वक्त भी करीब आ चुका है, तो सर मैं आखिर में आपसे ये चाहूँगा कि अगर कोई जो फीमेल हैं वो आपसे कांटेक्ट करना चाहें इस हवाले से, और आपका जो आप ये भी बता दीजिए आपके सोशल मीडिया पे कौन से किस नाम से वो पेजेस हैं, और वो कैसे कांटेक्ट कर सकती हैं आपसे। लिंक तो मैं शायद अभी भेज देता, चलो आप बाद में ना इसके जो कैप्शन होगा उसमें लिंक जो है पेज का वो आपने लगा देना है, तो मैं वहाँ पेज का नाम बता देता हूँ। 194 वाइव्स, वन वाइफ फ्रॉम ईच कंट्री, ये है पेज का नाम। और मोबाइल नंबर पर भी रब्ता किया जा सकता है, व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता किया जा सकता है, वही मोबाइल नंबर है, वही व्हाट्सएप है। 0348 768 49 59, 0348 768 4959। और जी तो ये सर मैं फेसबुक पर भी किया जा सकता है। फेसबुक पर जिस पर हम ये जिस आईडी पर हम जो है वो अब लाइव है, यही फेसबुक है, इस पर भी मैसेज किया जा सकता है। जी सर, इसके साथ ही मैं आज के प्रोग्राम का अख्तिताम करूंगा, और आपका बहुत शुक्रिया कि आज हमने हमारे लिए वक्त निकाला और आज हमें ज्वाइन किया। इसके साथ हम आज के तमाम व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।